नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संज्ञान इंडिया पर। आज का जो टॉपिक है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो ये बता रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, जिनमें देखेंगे कई सारे ग्रंथ हैं जो हमें उनके बारे में साक्ष्य प्रदान करते हैं, और कई ऐसे स्मारक हैं सल्तनत काल के जो मध्य का सल्तनत काल और मध्य भारत के जो इसकी जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें आप देखेंगे डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में जो था वो हमारे यहाँ साहित्यों का अभाव था, और उनकी या तो फिर बिल्कुल ही नहीं थे या थे तो बहुत कम थे। जो मिले भी वो पुरातात्विक साक्ष्य थे ज़्यादातर। और उसी तरह मध्यकालीन में भारतीय इतिहास को जानने के लिए सोर्सों की कमी नहीं है, सोर्सेज बहुत हैं। बहुत सारी किताबें लिखी गई, अरबी फारसी हो गई, और हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, और भी लोकल लैंग्वेजेस में बहुत सारी किताबें लिखी गई। वो साक्ष्य प्रदान करती हैं मेडिवल हिस्ट्री को जानने के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो उसमें साहित्यिक साक्ष्य आ जाता है, जिसमें फारसी और अरबी साहित्य हैं। फिर हिंदी साहित्य, संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में जो साहित्य लिखे गए उनकी भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनमें जो सल्तनत कालीन इमारतें हैं, कुंबत इस्लाम मस्जिद हो गई, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, कुतुब मीनार हो गई, अलाई दरवाजा हो गया। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें तो जिसमें अलबरूनी का विवरण महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, निकोलो डिकांटी, डोमिंगो पायस, ये फॉरेन जो ट्रेवलर्स उस समय आए, ये इनके विवरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए पहले सल्तनत कालीन जो साहित्य हुई उस समय, सल्तनत काल और उसके आगे फिर मध्यकाल में उनकी साहित्यों को अगर देखें तो सब सल्तनत काल का जो साहित्य था वो मुख्यतः अरबी और फारसी साहित्य थे। उनमें सबसे पहले नाम आता है तारीखुल हिंद का। तारीखुल हिंद की बात करें तो इसकी रचना अलबरूनी द्वारा की गई है, क्योंकि अलबरूनी जो है वो महमूद गजनबी के समय, जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उनके साथ आया था। ये जो है अरबी और फारसी का बहुत अच्छा जानकार था, ज्ञाता था, और इसने ये जो अपनी पुस्तक है तारीखुल हिंद, इसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म दर्शन की जो किताबें थी उसका जो है आंखों देखा सजीव वर्णन किया है। यानी 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब महमूद गजनबी आया था तो उस समय जो मतलब साहित्य कैसा था भारत में, विज्ञान और धर्म, उसका पूरा आंखों देखा विवरण इसने दिया है। और इस पुस्तक से उस समय जो है सामाजिक दशा का भी पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। दूसरी पुस्तक है चचनामा। चचनामा के सॉरी चचनामा के जो लेखक हैं वो अली अहमद हैं। अली अहमद ने इसकी रचना की है, और ये अरबों की जो सिंध विजय है उसकी जानकारी का एक मूल स्रोत है। फिर आगे चल कर के जो है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी होते हैं, जो नसीरुद्दीन कुवाचा के समय जो इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद करते हैं। जो एक और पुस्तक है फारसी भाषा की वो ताज उल मासिर। ताज उल मासिर जिसकी रचना की थी हसन निजामी ने। हसन निजामी ने इस पुस्तक में 1192 से लेकर के 1228 ईस्वी तक की जो भारत की घटनाओं का विवरण दिया है। उसमें उस समय की राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ जो सामाजिक और धार्मिक जीवन का भी उल्लेख किया है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का जो प्रामाणिक इतिहास मिलता है वो हसन निजामी की किताब से मिलता है। ये अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखी हुई किताब है। इसके अलावा एक और किताब आती है तारीख फिरोज शाही।
तारीखे फिरोज शाही, जिसकी रचना जो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, ये जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। और ये तुगलक शासकों का समकालीन था। जियाउद्दीन बर्नी जो था, जो तुगलक वंश के शासक हुए उनके समकालीन था। तारीख फिरोज शाही में जो लिखा है कि बलबन के सिंहासनारोहण से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल, जब फिरोज शाह तुगलक शासन करता है उसके छठे वर्ष तक का वर्णन इसमें दिया गया है। चूंकि बर्नी जो है उस समय राजस्व अधिकारी था, तो उसने अपनी पुस्तक में राजस्व की स्थिति को स्पष्ट किया है और उसको विस्तार पूर्वक बताया भी है। और इस ग्रंथ में उसने उस समय के संतों, दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों, चिकित्सकों आदि के बारे में भी लिखा है। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक और आर्थिक दशा का ही उसका भी जो है इस पुस्तक में वर्णन मिलता है। इस पुस्तक की एक धार्मिक पक्षपात है कि ये जो है, क्योंकि मुसलमानों का शासन था, तुर्कों का शासन था, तो इसलिए इसका जो एक महत्व और भी है। अगली जो पुस्तक मतलब कृति है वो है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही की बात करें तो इसकी जो विस्तृत जानकारी फिरोज शाह तुगलक के शासन के संबंध में दी गई है और इसकी रचना भी कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये और इसमें फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन प्रबंध की जानकारी को इसमें बताया है कि सैन्य अभियान उन्होंने कहाँ कहाँ किए। अगला जो है एक जैनुल अखबार, किताब जैनुल अखबार। तो इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये अबी सईद थे। अबी सईद ने इसकी रचना की, यानी इस किताब को लिखा और इसमें ईरान के इतिहास और महमूद गजनबी के जीवन के प्रारंभिक दिनों को और उनकी क्रियाकलापों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा तबकाते नासरी एक और फारसी बुक है। इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो मिन्हास उस सिराज हैं और इसने मोहम्मद गौरी ने जब भारत की विजय की वहां से लेकर के इसने 1259-60 तक का वर्णन दिया है। हालांकि इस पुस्तक में अगर कहा जाए तो निष्पक्ष रूप से घटनाओं को वर्णन नहीं दिया गया है, उसने केवल प्रशंसा ही की गई है। और फिर भी इस पुस्तक को जो है, जो विद्वान है, इतिहासकार हैं, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। फरिश्ता जो है इस पुस्तक को उच्च कोटि की रचना मानता है। तारीखे मसूदी अगली रचना है जो सल्तनत काल के बारे में बताती है, उसके शासकों के बारे में। ये अरबी भाषा में है और इसके लेखक जो हैं अबुल फजल मोहम्मद हुसैन अल बैहाकी। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी इसके रचनाकार थे और इसमें इन्होंने दरबारी षड्यंत्र और जो है राजनीतिक चालों का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया है। तारीख मसूदी ये सल्तनतकालीन इतिहास के शासक जो थे महमूद गजनबी और मसूद के शासनकाल का उत्कृष्टतम ऐतिहासिक स्रोत है, यानी तारीख मसूदी को पहले नंबर पर रखा जा सकता है अगर महमूद गजनबी और मसूद के शासनकाल का वर्णन किया जाए तो। अगली जो किताब है वो किताब उल रहला है। किताब उल रहला ये जो है अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, इसने इसको लिखा था इस किताब को। वो 1333 ईस्वी में भारत आया था, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और 1342 ईस्वी तक रहा था। उसने मोहम्मद तुगलक के दौर में न्यायाधीश का भी कार्य किया था। उसको इतना मोहम्मद बिन तुगलक इतना प्रभावित हुआ था इससे कि उसको अपना न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था राज्य का। और अरबी भाषा में ये किताबुल रहला जो लिखी गई है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का जो है चित्रण किया गया है। अगली किताब तारीख सलातीन अकबान या कहें तारीख शाही है। इस पुस्तक को अहमद यादगार द्वारा लिखा गया है और इसमें अफगानों और लोदी वंश के जो शासक थे उनके इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। अगली किताब जो है वो है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी इसकी रचनाकार हैं उतबी और उतबी इस किताब के रचनाकार हैं। इस पुस्तक में अगर बात करें तो सुबुक्तगीन जो थे
वहां से लेकर के सुबक्तगीन के शासनकाल से लेकर के महमूद गजनबी के जो 1020 ईस्वी में आक्रमण करता है वहां तक की जानकारी दी गई है। एक है खजायन उल फुतूह। खजायन उल फुतूह एक और पुस्तक है। इस पुस्तक को अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है और इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी, इस पुस्तक को जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। इसकी रचना मतलब जियाउद्दीन बर्नी ने की और इसमें शरीयत जो कि मुस्लिमों का लॉ कह सकते हैं, जो शरीयत उसके अनुसार कहा गया है कि जो शरीयत के अनुसार आदर्श राजनीतिक संहिता बनाई गई है, इसके कोड बनाए गए हैं इस पुस्तक में, यानी फतवाए जहांदारी। जैसे देखें कि आप बड़े बड़े जो मुसलमान गुरु होते हैं, धर्म गुरु, वो फतवा जारी करते हैं तो वो फतवा की सारी जो आदर्श कोड है वो इसी में लिखा गया है, फतवा जहांदारी में। इसके अलावा बात करें अगर अपने प्रमुख ग्रंथों की में तो हिंदी, संस्कृत और स्थानीय भाषाओं का साहित्य आ जाता है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें ब्रह्म सूत्रों पर टीका लिखी रामानुज ने, आचार्य रामानुज ने ब्रह्म सूत्रों पर टीका लिखी। ये प्रमुख पुस्तक हो जाती है मतलब मध्यकालीन भारत को जानने के लिए। इसके अलावा गीत गोविंद और प्रसन्न यागों की रचना की जयदेव ने, ये भी एक प्रमुख पुस्तक हो जाती है। हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक की रचना जयसिंह सूरी ने की। प्रद्युम्न अभ्युदय ये रवि वर्मन की कृति है और प्रताप रुद्र कल्याण विद्यानाथ की रचना है जो मध्यकालीन भारत को जानने का स्रोत है। हिंदी, संस्कृत और इसमें अन्य और किताबों की बात करें तो इसमें मिताक्षरा जो कि लॉ है, जिसमें इसे हिंदू कानून पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। योग वैशेषिक और न्याय दर्शन की रचना की थी भास्कराचार्य ने। और राज तरंगिणी जो एक शुरुआती संस्कृत मतलब ग्रंथ है इतिहास लिखने का, कल्हड़ का, जो कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवर दाई द्वारा लिखे गया, जो पृथ्वीराज कृति के विषय में है। और हमीर महाकाव्य की रचना जो कि वो नयन चंद्र सूरी ने की। इसके अलावा अगर उस समय जो विदेशी यात्री आए उनके विवरण भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से विदेशी यात्री अलग अलग राज्यों में आए, यानी कुछ दक्षिण भारत में भी आए, कुछ सल्तनत कालीन शासकों के दरबार में आए वो, और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी। उसमें उन्होंने अपने विवरण दिए कि भारत में उस समय तत्कालीन स्थिति ये थी, ये शासक कैसा था और वहाँ सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, इसका भी विवरण उन्होंने दिया है। सबसे पहले आ जाता है अलबरूनी। अरबलूनी की बात करें तो ये ख्वारिज्म से भारत आया था और ये फारसी और अरबी का अच्छा ज्ञाता था। इसने यहाँ पर जो है संस्कृत, हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन का पूरा अध्ययन किया था। इसने अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे कि हमने बताया इसकी पुस्तक तारीखुल हिंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इसने प्रारंभिक जो है 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म तथा सामाजिक परंपराओं की जानकारी प्राप्त होती है तारीख उल हिंद से। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका का, ये 1333 में आया था, फिर 1342 में वापस गया था। 8 वर्ष ये भारत में रहा था और इसने भी अनेक मतलब जो है अनेक जगह पर यात्रा की, अनेक राज्यों में गया। वहां पर इसने जो है भारत में खान पान, रहन सहन, धर्म परंपरा, इसके बारे में बारीकी से लिखा है। ये हमने बताया कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर कार्य करता था। इब्न बतूता प्रकृति का प्रेमी था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में पशु पक्षियों और वनस्पति का वर्णन दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में क्योंकि ये काम करता था, न्यायिक था। मार्को पोलो ये क्योंकि ये 13वीं शताब्दी में भारत आया था और इसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का जो है सजीव वर्णन दिया है और इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये वेनिस का यात्री था और पांड्य राज्य में आया था। ये 13वीं शताब्दी में जब आया था उस समय ये दक्षिण भारत के पांड्य राज्य में आया था।
निकोलो डी कांटी, अगला जो यात्री था वो निकोलो डी कांटी था। निकोलो डी कांटी ये इटली निवासी था, इटली का रहने वाला था। और ये 1420-21 में भारत आया। उस समय ये जब आया था तो देवराय प्रथम का शासन था विजयनगर साम्राज्य में, वहां पर ये आया था। और इसने फिर वहां की सारी चीजों का वर्णन दिया है। इसने अपनी पुस्तक लिखी ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी नामक यात्रा वृत्तांत में उस समय की भारतीय समाज, रीति रिवाज और रहन सहन के बारे में लिखा। अब्दुल रज्जाक आया इसके बाद। वो 1442-43 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया। उस समय विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और ये अब्दुल रज्जाक जो है तैमूर के राजवंश थे, शाहरुख उसके राजदूत बनकर आया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में विजयनगर का की जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। डोमिंगो पायस एक यात्री और आया था, ये पुर्तगाली यात्री था और ये भी विजयनगर साम्राज्य में ही आया था। और उस समय कृष्ण देवराय का शासन था। और इसने अपनी जो यात्रा वृत्तांत लिखा उसमें विजयनगर जो कृष्णदेव राय के शासनकाल और प्राचीन के हम्पी उसके सभी ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन दिया है। उसके बाद एक और जो दूसरा जो था यात्री, उसका नाम फर्नाओ नुनीज था। फर्नाओ नुनीज ये एक पुर्तगाली यात्री था और ये इतिहासकार, घोड़ों का व्यापारी भी था। इसने अपनी रचना में विजयनगर के इतिहास, दक्कन के सुल्तानों का जो युद्ध के साथ जो विजयनगर के शासक का युद्ध हुआ उसके बारे में, उड़ीसा के शासकों के साथ जो युद्ध हुआ उसके बारे में विवरण दिया है। और विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक पहलुओं, महिलाओं के पहनावों, इसके बारे में भी इसने वर्णन दिया है। उसके बाद अगर बात करें पुरातात्विक साक्ष्य की, तो पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो सल्तनत कालीन वास्तुशैली, जब जो सल्तनत कालीन वास्तुशैली है ये भारतीय और विदेशी शैलियों का मिश्रण है। यानी कि जो भारतीय शैली उस समय थी और फिर ये तुर्क जो शैली लेकर आए, जो अपनी कला लेकर आए, उसके मिश्रण से जो इमारतें तैयार हुई या जो स्मारक बनाए गए वो सल्तनत कालीन वास्तुशैली कही जाती है। और भारत में क्योंकि ये तुर्क विजेताओं ने जो निर्माण करवाई, ये हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से मस्जिदों का निर्माण करवाया था। अब एक जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये मस्जिद कहा जाता है कि ये जैन मंदिरों के खंडर पे बनी हुई है। इसमें इनकी जो सीढ़ियां हैं, यहाँ पर जैन और हिंदू देवताओं की मूर्तियां लगी रखी हुई हैं इसकी सीढ़ियों पर। कुतुब मीनार जो कि मेहरौली में है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक में जो कहते हैं कि 1199 में इसका निर्माण कराना शुरू किया था। और फिर वो क्योंकि 1202 के समथिंग वो मर गया था। उसके बाद इल्तुतमिश जो कि अगला शासक हुआ, इसका दामाद भी था, उसने फिर इसको 4 मंजिला तक पहुंचाया था। फिर आगे चल करके इसको मरम्मत फिरोज शाह तुगलक करवाता है। और फिर उसके बाद सिकंदर लोदी करवाता है। फिर जाके ब्रिटिश काल में मेजर आर स्मिथ ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। सल्तनत कालीन वास्तुशैली में बलबन का लाल महल भी एक प्रमुख है, बलबन का लाल महल। उसके अलावा अलाई दरवाजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। और ऊखा मस्जिद, ये मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में राजस्थान के बयाना यानी भरतपुर में है ये ऊखा मस्जिद। ये भी एक प्रसिद्ध इमारत है सल्तनत काल की। उसके अलावा अगर बात करें तो तुगलक कालीन जो इमारतें थी उस समय, उसमें तुगलकाबाद का किला हो गया, जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक काल में हुआ था। और जहांपनाह नगर हो गया, गयासुद्दीन का मकबरा हो गया, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, कोटला फिरोज शाह,
ये तुगलककालीन इमारतें थी जो प्रसिद्ध थी। इसके अलावा जो अन्य इमारतें थी लोदी कालीन, उसमें सिकंदर लोदी का मकबरा हो गया और मोठ की मस्जिद, ये काफ़ी प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में है मध्यकालीन इतिहास की। तो हमारा ये मध्यकालीन सल्तनत कालीन की ये तो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।